हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में 1939 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्रारंभ के बाद भारत की जो स्थिति थी उसके संबंध में एक प्रारंभिक जानकारी देने की कोशिश की थी और बहुत ही छोटी छोटी सी किंतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण भारतीय राजनीति और भारतीय जनजीवन पर अत्यंत ही असर डालने वाले छोटी छोटी बातों की हमने चर्चा की थी। उम्मीद करता हूं कि वो बातें आपको समझ में आ गई होगी। हमने आपको उस वीडियो में यह बतलाने की कोशिश की कि 1939 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 1 सितंबर को हुई थी और 3 सितंबर को भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने प्रथम विश्व युद्ध की ही तरह भारतीयों से सलाह मशविरा किए बगैर एक बार फिर से इस युद्ध में भारत को शामिल कर लिया। हमने आपको बताया कि प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, खुलकर साथ दिया। महात्मा गांधी ने भी खुलकर साथ दिया और उनके सहयोग के बदले उन्हें सेना भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया, उन्हें कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई। लेकिन युद्धोपरांत भारत के साथ ब्रिटिश सरकार ने जो जुल्म किए थे, जो जुल्म ढाए थे, उस सहयोग के बदले में सामान्य तौर पर कोई भी एक सभ्य देश या व्यक्ति उसके बदले में कहीं ना कहीं कोई पुरस्कार देगा और पुरस्कार अगर नहीं देगा तो उसके साथ कम से कम बुरा सलूक नहीं करेगा। लेकिन अंग्रेजों ने भारत के साथ, भारतीयों के साथ युद्धोपरांत युद्ध में दिए गए सहयोग के बदले में पुरस्कार देने के बजाय उसने दंड दिया, उसने रॉलेट अधिनियम पारित किया, जालियांवाला बाग जैसे हत्याकांड को जन्म दिया और जालियांवाला बाग कांड के बाद मार्शल लॉ लागू कर दिया। इसके बाद जो हंटर कमेटी का गठन हुआ उसके अंतर्गत जो रिपोर्ट आई वो जले पर नमक छिड़कने के समान था। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां थी हिंदुस्तान में प्रथम विश्व युद्ध के बाद, वो एक कह सकते हैं कि एक परसेप्शंस के रूप में जो है कह सकते हो कि भारतीयों के दिलो दिमाग में उसकी यादें जो है वो ताजी थी। इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब प्रारंभ हुआ और ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से सलाह मशविरा किए बगैर एक बार फिर से उस युद्ध में शामिल कर लिया तो भारतीय जो है वो क्या है कि वो एक कह सकते हैं कि उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने टेंटिवली जो है पूरी परिस्थितियों को जो है उन्होंने क्या है कि देखना प्रारंभ किया और उनमें और एक और बहुत बड़ा अंतर इस बात का था प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में सेकेंड वर्ल्ड वॉर कि प्रथम विश्व युद्ध के समय में कांग्रेस इस बात को सिद्ध अभी नहीं कर पाई थी कि वो हिंदुस्तान की मुख्य पार्टी है। इसलिए उस पर जब तक विचार विमर्श नहीं होगा, कांग्रेस के साथ जब तक किसी तरह का कोई विचार विमर्श नहीं होगा, ब्रिटिश सरकार किसी सामान्य निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती है। यह बात वहां पे सिद्ध नहीं हो पाया था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 ईस्वी में प्रारंभ होने के पूर्व 1937 का चुनाव हो चुका था और ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में 8 प्रांतों में कांग्रेस अपनी सरकार बना ली थी। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। मुस्लिम लीग का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। इसलिए हिंदुस्तान में अखिल भारतीय स्तर पर अगर देखा जाए जो एक राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा जो कर सकती थी मजबूती से, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस बात की उम्मीद करती थी ब्रिटिश सरकार से कि भारत को उस युद्ध में, एक बड़े युद्ध में शामिल करने के पूर्व कम से कम कांग्रेस से उसे सलाह मशविरा करना चाहिए था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस को यह बात बुरी लगी, भारतीयों को यह बात बुरी लगी और लेकिन फिर भी जो है कांग्रेस ने यह कहा कि हम इन विषम परिस्थितियों में, हम और हमारे भारतीय जो भाई हैं, हम सब आपको कॉप अप करना चाहते हैं, लेकिन 2 बातों की घोषणा करिए। पहली बात यह कि आप कैसी जो है किस तरह की व्यवस्था युद्धकालीन परिस्थितियों में हिंदुस्तान में स्थापित करने जा रहे हैं और युद्धोपरांत भारत में कैसी व्यवस्था स्थापित करेंगे। उस समय के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। इसी बात से रुष्ट होकर 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को लगभग 28 माह के शासन के पश्चात कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हमने आपको बताया था कि इस इस्तीफे से क्या नुकसान हुआ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, कांग्रेस की यहां पे कौन सी गलती, कैसी गलती थी, ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में जो है डिस्कस किया। इसके बाद फिर हमने आपको बताया कि 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस के द्वारा 8 प्रांतों से दिए गए इस्तीफे के उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग ने कौन सा दिवस मनाया था? मुक्ति दिवस। और कब मनाया? 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेसी मंत्रिमंडल के इस्तीफे के उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस
दिवस डे ऑफ डिलीवरेंस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। ठीक है, मनाए जाने की घोषणा की, और वो इसलिए क्योंकि इस मुक्ति दिवस के अंतर्गत उन्होंने यह बतलाने की कोशिश की कि कांग्रेस शासित जो 8 प्रांत थे, उन 8 प्रांतों में निवास करने वाले जो मुसलमान थे उसके ऊपर कांग्रेसी सरकार ने भयंकर जुल्म कर रखे थे। इसलिए कांग्रेसी मंत्रिमंडल के इस्तीफे के साथ ही वहां के जो मुसलमान थे उन मुसलमानों को एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार के कुशासन से मुक्ति मिल गई। ये मुक्ति दिवस मना तो रहे थे, कांग्रेस पे आरोप तो लगा रहे थे, लेकिन वास्तव में कांग्रेस ने इस तरह का कोई भी जुल्म नहीं किया था। और मुस्लिम लीग ने तो पीरपुर कमेटी का एक रिपोर्ट 1937 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया था, और एक मनगढ़ंत कहानी, एक मनगढ़ंत आंकड़े इकट्ठे करके उसने ये बतलाने की कोशिश की कि कांग्रेस शासित प्रांतों में कितना जुल्म हो रहा है मुस्लिमों के ऊपर। और ब्रिटिश सरकार ने इस पर तहकीकात भी कराया, इन्वेस्टिगेशन भी कराया, लेकिन इस तरह की कहीं कोई बात नहीं थी। और वास्तव में अगर देखा जाए तो 1937 के बाद मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ये एक अलगाववाद की ओर जो है वो अग्रसर हो गए। एक तरह से कह सकते हैं कि उनके माथे पर, उनके सिर पर एक जुनून, एक फितरत जो है वो कह के अब सवार हो चुका था। एक सेपरेट जो है वो कह कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग राष्ट्र बनाने की, ठीक है, और वो धीरे धीरे उसी दिशा में कदम आगे बढ़ रहा था। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया, और 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का एक ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, और उस लाहौर अधिवेशन में टू नेशन थ्योरी का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अंतर्गत कहा गया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, दोनों के बीच में कोई समझौता नहीं हो सकता है, बेहतर होगा दोनों के लिए अलग अलग राष्ट्र की घोषणा कर दें। हमने आपको बताया था यद्यपि इस मूल प्रस्ताव में कहीं पर भी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन अगले दिन के समाचार पत्रों ने इसे पाकिस्तान प्रस्ताव कहकर पुकारा, और इस प्रकार लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव जैसे शब्द जो है वो ठहर से गए। फिर से ध्यान रखिएगा, मूल प्रस्ताव में कहीं पर भी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान शब्द को गढ़ा किसने, ये हमने आपको बताया था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो छात्र रहमत अली थे उन्होंने गढ़ा था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने जो इस्तीफा दिया ना, भले ही ब्रिटिश सरकार ने उस समय कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश सरकार भले ही कांग्रेस के खिलाफ मुस्लिम लीग को खुलकर बढ़ावा देने लगी थी, लेकिन उसे इस बात का भी अंदेशा था कि रुष्ट जो कांग्रेसी है, रुष्ट जो भारतीय है, वो भारतीय कहीं कांग्रेस के नेतृत्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की विषम परिस्थितियों में ब्रिटेन के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा ना कर दे। इसलिए भारतीयों को खुश करने, कांग्रेस को मिलाने की भी कोशिश जो है वो जल्द ही प्रारंभ हो गई, और इसी के परिणाम स्वरूप जो है हमने आपको बताया था कि वायसराय लिन लिथगो ने फिर 8 अगस्त 1940 ईस्वी को एक प्रस्ताव की घोषणा की थी, जिसे अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रोपोजल कहकर पुकारा जाता है। और हमने आपको बताया था उसमें 4 महत्वपूर्ण बातें थी, और हमने आपको यह भी बताया था कि कांग्रेस की 2 ही मांग थी कि युद्धकालीन परिस्थितियों में क्या कर रहे हैं, और युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तो कैसी व्यवस्था हिंदुस्तान के लिए आप लागू करेंगे। ये 2 बातों की घोषणा करनी थी, लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने नहीं किया, लेकिन वायसराय लिन लिथगो ने जब अपने प्रस्ताव की घोषणा की तो इसमें इसी 2 बात पर जिक्र किया। हमने आपको बताया था अनिश्चित भविष्य में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, एक युद्धोपरांत संविधान सभा के गठन की बात की गई थी, फिर युद्ध सलाहकार परिषद के गठन की बात की गई थी, वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय तथा प्रधान सेनापति को छोड़कर शेष सारे सदस्य भारतीय हो जाने थे। लेकिन हमने आपको बताया कि इसमें चूंकि अनिश्चित भविष्य में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, इसलिए इसमें जो है वो क्या है कि इसको स्वीकार भारतीयों ने नहीं किया, और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई निश्चित मियाद की बात नहीं की गई, और इसलिए भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया। असफल हो गया लिन लिथगो प्रस्ताव। लेकिन हमने एक बात बताई थी आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, और वो बात यह बताई थी कि लिन लिथगो प्रस्ताव भले ही असफल हो गया हो, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा महत्व इस बात को लेकर है कि ब्रिटिश सरकार ने
अपने इसी प्रस्ताव में सबसे पहली बार भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम इसी प्रस्ताव के माध्यम से इस बात को स्वीकार किया था कि भारत के संविधान की रचना के लिए भारतीयों को लेकर एक संविधान सभा का गठन जो है वो होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद तो ये सारी जो परिस्थितियां थी हमने आपको जो है यहां तक की कुल मिलाकर जानकारी दी थी। आज की क्लास में हम थोड़ी बात और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और बात बढ़ाएंगे और हम लोग इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने वाला हूं मैं, जो कि कह सकते हैं कि एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की जो श्रृंखला थी ना उसमें कहीं ना कहीं एक कड़ी यह भी जो है वो जोड़ती हुई प्रतीत होती है। और वो जो आंदोलन है वो व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन है, जिसको इंग्लिश में हम इंडिविजुअल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहकर पुकारते हैं। अब यहां पे देखिए, अगर 1930 के आंदोलन की अगर हम बात करें तो उसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको नागरिक अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, उसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहकर भी पुकारा जाता है। तो 1930 का जो आंदोलन था वो नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, लेकिन गांधी जी ने 1940 ईस्वी में जो आंदोलन चलाए उसको व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। वहां पे नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, यहां पे व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन। व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन का मतलब, अवज्ञा का मतलब है किसकी अवज्ञा? ब्रिटिश सरकार के कानूनों की अवज्ञा। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के आदेशों की अवहेलना, ब्रिटिश सरकार के कानूनों की अवज्ञा, आदेशों की अवहेलना, यही तो अवज्ञा होगा ना, जिसका हम पालन नहीं करते हैं। आज्ञा का पालन करना और एक आज्ञा का पालन नहीं करना, आज्ञा का पालन नहीं करना मतलब वो अवज्ञा के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है ना, उसको डिसओबीडियंस के नाम से पुकारा जाता है। तो 1930 का जो आंदोलन था ना, वहां पे गांधी जी ने जनता से अपील की थी कानून की अवज्ञा करने की। लेकिन 1940 का जो व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन है, इंडिविजुअल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट है ना, उसमें ध्यान ये रखना है कि उसमें व्यक्तिगत रूप से कानून की अवज्ञा करनी थी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन कोई मास मूवमेंट नहीं था, कोई जन आंदोलन नहीं था, कोई नागरिकों की अवज्ञा नहीं थी। तो सवाल फिर आप सोच सकते हो कि भाई ऐसा क्यों हुआ? जब आपने आंदोलन जब चलाना ही था तो आप फिर से जो है एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाते, आप फिर से वही नागरिक अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यहां पे चलाते। लेकिन वास्तव में बात क्या है, तो इसको समझने की जरूरत है, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ने की जरूरत है। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि 1939 ईस्वी में 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है ना, इस्तीफा दे दिया 22 अक्टूबर 1939 से लेकर आप 17 अक्टूबर 1940 की बात करिए। ठीक है, 22 अक्टूबर 1939 से 17 अक्टूबर 1940 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 17 अक्टूबर 1940 को ही स्टार्ट हुआ था व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन, और 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया। तो ये इसके बीच में लगभग 1 साल का फासला है, और इस 1 साल में गांधी जी ने, कांग्रेस ने, भारत के लोगों ने इस बात की जो है वो कह की उम्मीद लगा रखी थी कि ब्रिटिश सरकार कभी तो भारत के लिए कुछ तो सोचेगी, कुछ तो करेगी, कुछ ना कुछ तो सकारात्मक कदम उठाएगी। लेकिन इतना लंबा वक्त बीत चुका था, और सबसे बड़ी बात कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से सलाह मशविरा किए बगैर इस युद्ध में भारत को शामिल कर लिया था। और गांधी जी को ऐसा लगता था, भारत के लोगों को ऐसा लगता था कि अगर हम लंबे समय तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो दुनिया में अंतरराष्ट्रीय जनमत में यह संदेश जाएगा कि ब्रिटिश सरकार ने एक तरफा निर्णय लेकर जो भारत को भी उस युद्ध में मित्र राष्ट्र के पक्ष में शामिल कर रखा है, भारतीयों ने खामोशी से उसे स्वीकार कर लिया है। वो मजबूर है, वो कह सकते हैं कि एक प्रकार से उसने जो है शांति से, खामोशी से, मजबूरी में उस स्थिति को स्वीकार कर लिया। गांधी जी जो है ऐसा नहीं चाहते थे। गांधी जी इस बात को अंतरराष्ट्रीय जनमत तक पहुंचाना चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार ने जो कह सकते हैं एक तरफा निर्णय लेकर इस युद्ध में भारत को शामिल कर रखा है, हम भारतीय उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इस बात का प्रदर्शन करना जरूरी था। गांधी जी को लगा कि 1 साल में हमने देखा कि अब ब्रिटिश सरकार कुछ हमारी बातों पे कह सकते हैं सकारात्मक प्रतिक्रिया जाहिर करेगी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और अगर ऐसा नहीं किया और हम हाथ पे हाथ भी धरे बैठे रहेंगे तो अंतरराष्ट्रीय जनमत में, मित्र राष्ट्रों में यही संदेश जाएगा कि भारत ने उसको स्वीकार कर लिया, भारतीयों ने उसे खामोशी से स्वीकार कर लिया। इसलिए गांधी जी चाह
चाहते थे कि हम जो है अंतरराष्ट्रीय जनमत को इस बात का मैसेज दे दें कि हम भारतीयों ने इसे स्वीकार नहीं किया है, लेकिन गांधी जी यह भी चाहते थे कि हमारे जो विरोध करने का या असहमति जताने के जो तरीके हैं वो तरीके भी ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो ब्रिटिश सरकार को सीधे चुनौती देता हो, ब्रिटिश सरकार के ऊपर एक प्रकार से सीधे तौर पर आक्रमण करता हो और ब्रिटिश सरकार की स्थिति को नाजुक बनाता हो, जिससे कि क्या है कि उसकी अंतरराष्ट्रीय युद्धों में उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो इन्वॉल्वमेंट दुष्प्रभावित हो जाए। यानी कि गांधी जी व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से अपनी असहमति, भारतीयों की जो नाराजगी है वो नाराजगी तो जाहिर करना चाहते थे, लेकिन क्या था, लेकिन वो इतना खुलकर भी प्रतिरोध विरोध नहीं करना चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार संकट में आ जाए और जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसकी स्थिति जो है वो खराब हो जाए। तो सवाल फिर ये उठा कि कैसे प्रदर्शित किया जाए, कौन सा तरीका अपनाया जाए। तो वही जो तरीका था ना, उसी तरीके को कहा गया व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन। यानी कि हम व्यक्तिगत रूप से एक सत्याग्रही का चयन करेंगे और उनको कहा जाएगा कि आप युद्ध विरोधी भाषण देंगे। आप उस भाषण में सिर्फ और सिर्फ जो है ये बतलाने की कोशिश करेंगे कि हम भारतीय इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन कहीं पर भी जनता को उग्र नहीं करना है। और जो भी आप भाषण दोगे अनायास नहीं देंगे, आप पहले से स्थानीय जो मजिस्ट्रेट है वहां पे आपको बताना होगा कि हम इस तारीख को इतने बजे इस जगह से एक युद्ध विरोधी भाषण देंगे, तो ताकि सरकार को अगर कोई कार्रवाई करनी होगी, सरकार के ऊपर अचानक कोई अफरा तफरी का माहौल जो है वो क्या है कि उत्पन्न ना हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, पहले आपको इन्फॉर्म करना है, आपको बताना है कि इस तारीख को इतने बजे इस स्थान से हम एक युद्ध विरोधी भाषण देंगे, ताकि सरकार को में कोई अफरा तफरी का माहौल ना हो। और दूसरी बात कि आप उसमें एक युद्ध विरोधी भाषण दोगे, आप भारतीयों के युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध में एक स्पीच जो है आप डिलीवर करोगे, लेकिन जनता को प्रोवोक्ड नहीं करोगे ब्रिटिश शासन के खिलाफ। जस्ट लाइक क्या है कि आप इस तरह का स्पीच दे सकते हैं, ठीक है, जस्ट मैं उसकी जो है वो क्या है कि एक मतलब जो है उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं कि उसमें ये कहा जाता कि ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध की तरह दूसरे विश्व युद्ध में भी एक बार फिर से भारतीयों से सलाह मशविरा किए बगैर भारत को भी इस युद्ध में शामिल कर लिया। भारतीयों से सलाह मशविरा नहीं करना ये भारतीयों के प्रति जो है एक कह सकते हैं कि एक मतलब एक उसके प्रति एक नकारात्मक रवैया रखने के समान है। भारतीयों से सलाह मशविरा करना जरूरी था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ब्रिटिश सरकार के इस कदम का हम भारतीय समर्थन नहीं करते हैं। हम भारतीय इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि ब्रिटिश सरकार भारत के संबंध में एक तरफा निर्णय ले। उन्हें भारतीयों से सलाह मशविरा करना चाहिए था। ब्रिटिश सरकार के इस कदम से हम जो है हम स्वयं खुश नहीं हैं, हम भारतीय नाखुश हैं, हम इसका समर्थन नहीं करते। आप देखिए ये पूरे स्पीच में कहीं पर भी लग रहा है कि जनता को प्रोवोक किया जा रहा है, बस सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने ऐसा किया, हम भारतीय इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। यह गलत बात है कि भारतीय मतलब एक ऐसे युद्ध में भारत को और भारतीयों को शामिल कर लेना जिस युद्ध से भारत का कोई भी वास्ता नहीं है, और भारत के संसाधनों का उस युद्ध के लिए इस्तेमाल करना यह सही बात नहीं है, और ब्रिटिश सरकार के इस प्रयास का हम समर्थन नहीं करते हैं। तो इस स्पीच में क्या हो रहा है कि कहीं की जनता को उग्र नहीं किया जा रहा है, जनता को किसी आंदोलन के लिए खड़ा नहीं किया जा रहा है, केवल असहमति दर्शाने की बात है। और इससे क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय जनमत को यह संदेश आ जाएगा कि भारतीय वास्तव में नाराज हैं और भारतीय इस बात से खुश नहीं है। तो गांधी जी के इस आंदोलन की बात ध्यान रखिएगा कि व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश सरकार को सीधे तौर पर चुनौती देने वाला कोई आंदोलन नहीं था, कोई मास मूवमेंट नहीं था। बल्कि अगर जब भी सवाल आपसे पूछा जाए कि गांधी जी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की परिस्थितियों में 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन, पर्सनल जो इंडिविजुअल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्यों चलाया, तो इसका एक लाइन में जवाब समझिएगा। व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस बात का प्रदर्शन करना कि दूसरे विश्व युद्ध में भारत को ब्रिटिश सरकार ने एक तरफा निर्णय लेकर जो शामिल कर रखा है, हम भारतीय उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, हम उससे नाराजगी जाहिर करते हैं, हम उससे असहमति जाहिर करते हैं।
तो ये पूरी जो है बात है, यही है व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये एक छोटी सी बात है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है और आपको जो है समझने की जरूरत है। इसमें क्या था, इसमें जो है सत्याग्रही का चयन किया जाना था। ठीक है, सत्याग्रही का चयन किया जाना था और वो सत्याग्रही क्या करते, वो सत्याग्रही पहले से इंफॉर्मेशन देते, स्थानीय मजिस्ट्रेट को बताते कि इस तारीख को इतने बजे इस जगह से हम एक युद्ध विरोधी भाषण देंगे। ठीक है, ताकि आपको जो भी कार्रवाई करनी है आप पहले से ही आप एक स्टेप जो है अपना उठा लीजिए, जो भी करना है मुझे जो है वो क्या है। और गांधी जी ने पहले से क्या रखा था कि आप जब भी इस तरह की स्पीचेज स्टार्ट करेंगे, पूरी संभावना है कि ब्रिटिश सरकार आपको गिरफ्तार कर ले। लेकिन क्या है कि गिरफ्तार अगर सरकार नहीं करती है तो आप अपने जिस स्थान से आप युद्ध विरोधी भाषण देंगे, उस भाषण को समाप्त करने के बाद सीधे दिल्ली की ओर कूच करेंगे। इसीलिए व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन को मूव टुवर्ड्स दिल्ली मूवमेंट यानी दिल्ली चलो का आंदोलन कहकर भी पुकारा जाता है। और इसके प्रथम सत्याग्रही ध्यान रखिएगा विनोबा भावे थे। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित पवनार आश्रम से उन्होंने युद्ध विरोधी भाषण देकर अपने आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, कुछ समय के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद दूसरे सत्याग्रह के रूप में ध्यान रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू की जो है नेहरू का नाम जो है वो आया था। जवाहरलाल नेहरू को छिवकी स्टेशन जो इलाहाबाद के पास है वहीं पे जो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो ये और इसमें ध्यान रखिएगा गांधी जी केवल और केवल एक ओवरव्यू रखे हुए थे। गांधी जी सक्रिय रूप से उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, बस केवल कंट्रोल अपने हाथ में जो है उन्होंने रखा था। वो व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रही के तौर पे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। ठीक है ना, तो ये सारी जो चीजें हैं इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है उस फैक्ट्स के बारे में कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया। इतना जो वक्त दिया ना, ये जो बैकग्राउंड हमने आपको समझाया, ये पूरा का पूरा जो है वो क्या है कि उसका कॉन्सेप्ट व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन, इसको इंडिविजुअल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहकर पुकारा जाता है। ठीक है ना, इसके बाद देखिए दिल्ली चलो का। अब देखिए छोटे छोटे फैक्ट्स जिससे सवाल आते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन, उम्मीद करता हूं कि आपको बातें सब दिख रही होगी, समझ में भी आ रही होगी। ठीक है ना, कि यहां पे ये समझने की कोशिश करिएगा कि ये व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन ना, अभी अभी हमने बताया इसको दिल्ली चलो का आंदोलन भी कहा गया, इसको मूव टुवर्ड्स दिल्ली मूवमेंट कहा गया। यह जन आंदोलन नहीं था, यह एक मास मूवमेंट नहीं था। ठीक है, हमने आपको पहले से बताया कि यह मास मूवमेंट नहीं है। ठीक है, यह जनता का आंदोलन नहीं है बल्कि व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, यह मास मूवमेंट जो है वो नहीं है, ये ध्यान रखना। जन आंदोलन को इंग्लिश में कहते हैं मास मूवमेंट। ठीक है, इसमें जो है वो क्या है, ये गांधी जी के नेतृत्व में चला। आंदोलन का उद्देश्य क्या था, ये हमने बताया था कि इस बात को सिद्ध करना कि दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत को भी, ठीक है, भारत को भी शामिल करने का भारतीय जो है वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा कि इस बात का आंदोलन का उद्देश्य हमने आपको बताया कि इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था। जब भी सवाल पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन के उद्देश्य क्या थे, तो इस बात को प्रदर्शित करना कि ब्रिटिश सरकार ने एक तरफा निर्णय लेकर जो भारत को भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया है, हम भारतीय इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा ये क्या है, इसमें सत्याग्रही का चयन किया गया। सरकार विरोधी एवं युद्ध विरोधी भाषण देना था स्थान व समय की पूर्व सूचना देकर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा कि व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही, पहले समझिए व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन के रूप में प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे थे। और 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को अभी हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित पवनार आश्रम से इन्होंने युद्ध विरोधी भाषण देकर अपने आंदोलन की जो है वो शुरुआत की। ठीक है, इसके दूसरे सत्याग्रही कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया छिवकी स्टेशन पर, ठीक है, इलाहाबाद के पास, और 29 अक्टूबर 1940 ईस्वी को इसके बाद सरदार पटेल को सत्याग्रही बनाया गया। यह सवाल ना जाने कितनी बार आ चुका है कि व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, कहां से स्टार्ट किया, पवनार आश्रम से। कब स्टार्ट हुआ था, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे सत्याग्रही कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। उनको कहां पे गिरफ्तार किया गया, तीसरे सत्याग्रही के रूप में कौन हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना, और ये ध्यान रखिएगा व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन अंग्रेजों के पीठ में छुरा घोंपने के समान था।
किसने कहा? सिकंदर हयात खां। इस समय जो है हमने, अगर आप मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन याद होगा लास्ट वीडियो में, तो हमने आपको बताया था कि वहां पे टू नेशन थ्योरी का जो प्रस्ताव है उससे संबंधित 3 व्यक्ति के बारे में याद रखेगा। एक सिकंदर हयात खां, दूसरा फजलुल खां, ठीक है, सिफक, और तीसरे हो जाएंगे खलीक उज जम्मा। ठीक है, हमने आपको कोडिंग भी बताया था। ठीक है, तो सिकंदर हयात खां ने क्या किया था? उस टू नेशन थ्योरी के प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार की थी, जो कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 23 मार्च 1940 ईस्वी को पारित किया गया था। दूसरे हैं फजलुल हक। सिकंदर हयात खान ने रूपरेखा तैयार की, फजलुल हक ने उस लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया, और खलीक उज जम्मा ने क्या किया था? उन्होंने उस प्रस्ताव का समर्थन किया। तो इसमें कौन है? सिकंदर हयात खान। सिकंदर हयात खान ने क्या कहा कि व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन अंग्रेजों के पीठ में छुरा घोंपने के समान है। और आप इस बात को समझिए क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग मोटिवेटेड थी। मुस्लिम लीग मोटिवेटेड थी ब्रिटिश सरकार से। 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का, कह सकते हैं कि टू नेशन थ्योरी का प्रस्ताव पारित हो चुका था। पाकिस्तान प्रस्ताव, अभी बोलचाल की भाषा में करें, पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हो चुका था और पाकिस्तान के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया था। ठीक है, और इधर जो है इसी बीच व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन चल गया। तो ब्रिटिश सरकार का समर्थन भी करना है, पाकिस्तान के संघर्ष के लिए आंदोलन को मजबूत भी करना है, और ये मजबूती ब्रिटिश सरकार का साथ देकर और कांग्रेस का विरोध करके ही ऐसा हो सकता था। तो ये सारी जो स्थिति थी, इसी को देखते हुए सिकंदर हयात खान ने कांग्रेसियों को, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलनकारियों को डिमोरलाइज करने के लिए, ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी राजभक्ति को प्रदर्शित करने के लिए सिकंदर हयात खान ने कहा कि ये व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन अंग्रेजों के पीठ में छुरा घोंपने के समान है। अंग्रेजों के पीठ में छुरा घोंपने के समान, यहां पे इस बात को समझिएगा कि पीठ में छुरा घोंपने का मतलब है कि अचानक हमला करना, बिना बताए हमला करना, जबकि यहां पे व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन में सीधे तौर पे बताया जा रहा है कि इस तारीख को इतने बजे इस जगह से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी जो है बातें जो है ये गलत है। लेकिन कुल मिलाकर कि यहाँ पर अब जो वातावरण था ना, अब यहाँ से देखिएगा कि गांधी जी के जो संघर्ष है ना, वो 2 दिशा में जो है, हालांकि पहले से चल रहा था, लेकिन क्या है कि यहाँ पर 1937 के बाद से ही 2 धारा, द्विधारीय जो है वो क्या है कि एक प्रकार से डायरेक्शन में जो है वो चल रहा था। और वो डायरेक्शन कैसे क्या था? एक डायरेक्शन था कि गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए संघर्ष कर रहे थे, और दूसरा क्या है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष कर भारत की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। और ध्यान रखिएगा 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो गया, यानी आजादी के उनके जो सपने थे वो सपने पूरे हो गए, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता एक साथ बनाए रखने की या पाकिस्तान नहीं बनने देने की उनकी जो कोशिश थी वो असफल हो गई। और गांधी जी ने ये एक्सेप्ट भी किया था, उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान की जो आजादी के हमारे संघर्ष है, उस संघर्ष में हम तो सफल हो गए, ठीक है, लेकिन हमने भारत को जो एकजुट रखने का जो संघर्ष किया, वो हमारे मतलब जो आंदोलन थे, वो आंदोलन, वो जो हमारी कोशिशें थी, वो कोशिशें जो है वो असफल हो गई। तो ये चीज़ जो है वो क्या है कि गांधी जी ने एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर जो है वो क्या है कि स्थिति, तो ये मुस्लिम लीग ने या सिकंदर हयात खान ने जो कहा कि व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन पीठ पीछे छुरा घोंपने के समान अंग्रेजों का, ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। और हमने एक बात बताई थी कि महात्मा गांधी सत्याग्रह को व्यक्तिगत नियंत्रण और संरक्षण में चला रहे थे, इसलिए वे जेल से बाहर रहे, क्योंकि इन्होंने तो इसमें पार्टिसिपेट खुलकर किया नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। तो ध्यान ये रखिएगा, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन के प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे है, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को प्रारंभ हुआ पवनार आश्रम में, वर्धा जिला महाराष्ट्र में। द्वितीय सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व ही गिरफ्तार हो गए छिवकी स्टेशन पर 29 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। इसके बाद सरदार पटेल को सत्याग्रही बनाया गया, ठीक है, ये चीज हो गया। तो ये कुल मिलाकर जो है इसमें ध्यान रखिएगा कि जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यही है कि ये जो है छोटा सा एक टॉपिक था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था, ठीक है, और हमने आपको इसके बारे में जानकारी दी। और इस संबंध में बस इतनी सी बात समझिएगा कि चूंकि यह एक मास मूवमेंट तो था नहीं, बस एक युद्ध विरोधी भाषण देना था, दुनिया को कन्विंस करना था, बताना था कि हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन भारतीयों का कोई मांग नहीं थी इसमें कि आप हमको कोई स्वराज्य दीजिए, भारत की आजादी या भारत छोड़िए, आप हिंदुस्तान से चले जाइए, हमको स्वशासन चाहिए, इस तरह की कोई बात यहाँ पे नहीं थी। पर दूसरी बात कि इसमें कोई खुलकर विरोध की बात नहीं थी, गांधी जी का व्यक्तिगत नियंत्रण भी था, और ये सारी चीजें हुई इस दौरान। और इस आंदोलन का भले ही
तात्कालिक रूप से इसका असर आप कह सकते हो कि ब्रिटिश सरकार पर बहुत व्यापक रूप में पड़ा हो, ये बात तो नहीं है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की परिस्थितियों में हमने जो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी जो घटनाएं बताई, उसमें से यह भी है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, वो है क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव है क्रिप्स मिशन का, उसके बारे में। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ चलने वाला अंतिम किंतु सबसे व्यापक आंदोलन होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात पसंद आई होगी, मैंने जो बात बताई आपको समझ में आई होगी, आपके कॉन्सेप्ट को इंडियन नेशनल मूवमेंट के प्रति जो एक आम भारतीयों की जो समझ होनी चाहिए, एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के अंदर जो समझ होनी चाहिए, उम्मीद करता हूं कि वो समझ विकसित हो रही होगी। मैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।